हेलो बच्चों। तो आइए आज शुरू करते हैं हमारा चैप्टर जो चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका सबसे लास्ट कुछ टॉपिक जो बच गया था उसी को आज खत्म करते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक। आज का हमारा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, आइए देख लेते हैं क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आप देखोगे कि कोई भी दो केमिकल्स या कंपाउंड जो होता है वो अपना एक एक मॉलिक्यूल्स चेंज कर लेंगे। कैसे मॉलिक्यूल्स चेंज करेंगे या एटम्स चेंज करेंगे, जैसे देखो डेफिनेशन में लिखा हुआ है इज अ टाइप ऑफ chemical reaction where two component exchange ions to form new compound is typically happens in aqueous solution where ions are free to move। तो आप एक ध्यान दोगे यहां पे क्या लिखा हुआ है कि आयंस में पहले फॉर्म होंगे और अपना आयंस जो होंगे वो अपना लोकेशन चेंज करके एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे आयंस। लेकिन ये होगा कहां, एक्वस सॉल्यूशन में। फिर अगर किन्हीं के मन में ये डाउट है कि आखिर ये एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन जब पानी के अंदर हो उसी को एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं ना मेरे लाल। ओके, तो आओ देखते हैं हम लोग एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में होगा क्या कि कोई भी दो कंपाउंड, जैसे ले लो HCl। HCl क्या है आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और आपको अगले चैप्टर में जब एसिड बेसेस एंड साल्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। साथ ही साथ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराए हैं। अब होगा क्या कि इनको पानी में अगर करेंगे तो होगा क्या, H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा HCl, इधर Na प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। ओके मेरे लाल, चलो तो होगा क्या कि H प्लस ऐसे टूट गए तो ये वाला H प्लस इस OH माइनस के पास चला जाएगा। और ध्यान दोगे आप कि ये वाला Cl माइनस जो है ये Na प्लस के पास चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि नमक और पानी, बिल्कुल नमक और पानी बन जाएगा, बिल्कुल। यानी कि जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सैल्ट प्लस वाटर बन जाता है, बिल्कुल सही हो आप। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग क्या देखें कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस एक दूसरे का प्लेस स्थान एक्सचेंज करते हैं ना। तो कर लिए एक्सचेंज और करके क्या बन गए, ये NaCl जो था एक साथ आ गया तो NaCl हो गया। इसी को बोलते हैं आप कॉमन साल्ट। क्या बोलते हैं मेरे लाल बताओ, कॉमन साल्ट। जो आप घरों में यूज करते हो वही व्हाइट कलर का छोटा छोटा सा जो नमक का बुरादा है वो कॉमन साल्ट ही है। ओके चलो, तो हम लोग क्या देखते हैं, एक तो NaCl यानी कि कॉमन साल्ट बोल गया, यहाँ पे H प्लस आयन और OH माइनस आयन एक साथ इकट्ठा होके H2O बन गया। और इसी H2O को तो वाटर बोलते हैं ना, बिल्कुल। और हम अभी बोल रहे थे कि देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है कि दो केमिकल आयंस के फॉर्म में पहले एक्वस सॉल्यूशन में टूटते हैं और एक दूसरे का प्लेस चेंज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ, ऑफ कोर्स सी बात है। तो देखो आयंस टूट के और अपने स्थान को एक्सचेंज कर लिए ना, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो मेरे बच्चे, क्या लिख सकते हो कि AB मान लेते हैं केमिकल है, साथ ही साथ CD एक केमिकल है, और ये एक्सचेंज होके देखोगे कि AC प्लस BD बन जाएगा। देखो दोनों का दोनों अपना स्थान चेंज कर लिए। तो बस ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में याद कर लो और यही है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का शॉर्टेस्ट फॉर्म। चलिए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई बहुत बड़ा जादू मंत्र तो है नहीं, छोटा सा पार्ट था जिसे हमने खत्म कर ली और आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे NCERT के अनुसार कौन सा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बिल्कुल,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आप ध्यान से जब देखोगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी केमिकल रिएक्शन में हो रहा हो, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकेले होगा ही नहीं, या तो ऑक्सीडेशन नहीं तो रिडक्शन, अकेले कभी नहीं होगा, दोनों साथ में होगा। और दोनों जब साथ में होगा तो आप पाओगे कि दोनों को यूनाइटली तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल, क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को यूनाइटली तरीके से क्या बोलते हैं बच्चे? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं क्या है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो देखो डेफिनेशन कैसे शुरू होता है, हम लोग थोड़ा सा चीजों को देखते हैं। यहां पे देखोगे ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो उसको भी ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन ही है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है बच्चा? बिल्कुल, क्या है बोलो? ऑक्सीडेशन है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि रिडक्शन की जब हम बात करेंगे मेरे लाल, तो रिडक्शन क्या होगा? या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलोगे आप, नहीं तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन बोलोगे। बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन अगर गेन हुआ तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन अगर लॉस हुआ तो वो रिडक्शन हो जाएगा। ऑफ कोर्स ही बात है, वही इलेक्ट्रॉन के साथ उल्टा चलेगा। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन अगर गेन हुआ तो रिडक्शन। बिल्कुल, और दोनों एक ही में होगा। अभी क्या बोले? एक ही केमिकल रिएक्शन में दोनों का दोनों होगा, और जब दोनों का दोनों एक ही केमिकल रिएक्शन में हो रहा है तो उसी केमिकल रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ओके, चलो तो आओ देखते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के डाटा अनुसार देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन गैस से जब रिएक्ट करता है तो सॉरी कैल्शियम नहीं, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करता है तो कॉपर प्लस H2O बन गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि पहले कॉपर ऑक्साइड में पहले से ऑक्सीजन था ना मेरे लाल, और कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे कॉपर बन गया है। तो आप ही बताओ ऑक्सीजन लॉस किया या फिर गेन किया? बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, ऑक्सीजन तो लॉस कर दिया ना कॉपर ने। तो अभी बताए थे कि लॉस ऑफ जो ऑक्सीजन होगा वो रिडक्शन होगा, यानी ये वाला प्रोसेस क्या हो गया बोलो? रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर बनाए क्या हो गया? रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन एक गैस था, हाइड्रोजन गैस जो H2O बना, तो आप ध्यान से देखोगे कि हाइड्रोजन गैस जब H2O बना तो हुआ क्या? हाइड्रोजन गैस H2O बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एक्स्ट्रा इसे मिल गया कि नहीं, तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है कि नहीं। तो अभी अभी तो हम लोग देखे हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा बताओ आप ही? ऑक्सीडेशन। तो बिल्कुल क्लियर है मेरे बच्चों को क्या कि रिडक्शन क्या हुआ और ऑक्सीडेशन क्या हुआ। अब मैंने अभी अभी बताया था कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो तो इसी को तो रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं ना मेरे लाल। बिल्कुल, तो यही रेडॉक्स रिएक्शन है। सही समझ रहे हो आप? तो रेडॉक्स रिएक्शन आप समझ चुके हो। साहब एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी के अनुसार ही, उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और दूसरे एग्जांपल में आप देखोगे क्या एग्जांपल है कि जिंक ऑक्साइड, जी हाँ जिंक ऑक्साइड जो है वो कार्बन से रिएक्ट कर रहा है। तो याद करो अभी अभी पिछले ही क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब एक्टिविटी सीरीज हम लोग ने पढ़ी थी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्टिविटी सीरीज क्या था, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको। तो एक्टिविटी सीरीज में आप देखोगे कि जिंक और कार्बन में कार्बन थोड़ा ऊपर है जिंक से, तो कार्बन बिल्कुल ऑक्सीजन ऑक्साइड से जिंक ऑक्साइड से कार्बन जिंक को डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद यहाँ पे आप देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप देखने निकलोगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये जिंक था, जिंक से बन गया क्या? जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड से क्या बनेगा? जिंक। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन का लॉस हुआ कि नहीं? तो फिर से ऑक्सीजन का लॉस यानी कि रिडक्शन हो जाएगा ना। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, रिडक्शन ही होगा। साथ ही साथ आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है? कार्बन है ना, तो कार्बन से ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है। तो कार्बन से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है ना मेरे बच्चे। तो ऑक्सीजन का अगर एडिशन हुआ है तो अभी अभी डेफिनेशन के अनुसार क्या है ये बोलो? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसेस कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो तो उसी को तो रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। हाँ समझ रहे हो ना आप? तो बिल्कुल सही समझ रहे हो आप कि ये
आखिर में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। चलो तो अभी रील्स मोड में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन किसे कहते हैं? जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सॉरी, तो उसे रिडक्शन कहते हैं, और दोनों साथ में हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, टॉपिक क्लियर? तो क्लियर, तो अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ये था रिडॉक्स रिएक्शन जो आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके हो। नहीं समझे हो तो आपके पास एक और सुनहरा मौका है। करना क्या है? अपने उंगली को थोड़ा सा कष्ट देना है और स्लाइड करके थोड़ा पीछे जाओ और फिर से वीडियो को फॉरवर्ड पीछे बैकवर्ड करके और फिर से देख लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी के अनुसार क्या है बच्चा? कोरोजन। चलो तो कोरोजन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बहुत ही ज़्यादा लॉस में डाल कर रखा है। जितने भी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान है तो कोरोजन से परेशान है। क्यों? ये अभी अभी हम आपको समझाएंगे और बहुत अच्छे से समझाएंगे। उससे पहले कोरोजन होता क्या है वो देखते हैं। देखो, कोरोजन एक ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन है या डिटोरिएशन है। कोरोजन एक ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन या डिटोरिएशन यानी कि खराब होना, जो क्रमिक तौर पे होगा, एक बैग नहीं होगा, स्लोली होगा। ग्रेजुअल मतलब स्लोली खराब होगा, ठीक है। ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल का, यूजुअली अ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन with its environment. The most common type of corrosion is rusting, where iron react with oxygen and moisture to form iron oxide. अब देखो corrosion क्या है? एक gradual destruction या डिटोरिएशन है जो मोस्टली मेटल्स में होता है। और भी पदार्थ में होता है लेकिन मोस्टली मेटल्स में होता है। क्या? डिस्ट्रक्शन या डिटोरिएशन। ये क्रमिक तौर पे होता है। इसमें होता क्या है कि कोई भी मेटल है उसमें हमारे एटमॉस्फेयर में जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है, अप्रॉक्सीमेटली 21% के आसपास है ना बच्चे? बिल्कुल सही समझ रहे हो। साथ ही साथ आपको पता है कि H2O पार्टिकल वेपर के फॉर्म में हवाओं में उड़ रहा है। अभी तो गर्मी का दिन है, आपको पता है कितना ज़्यादा H2O पार्टिकल हवाओं में फैल रहा है। ये H2O पार्टिकल और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी मेटल रिएक्ट करके किसी मेटल का ऑक्साइड बना देता है। तो टॉप लेयर सबसे पहले बनता है और धीरे धीरे अंदर की तरफ कोरोड होते जाता है, और आप देखोगे कि आपका जो मेटल है टाइम के अनुसार डिटोरिएट होते जाएगा, यानी कि खराब होते जाएगा। है बहुत सारा ऐसा मेटल है जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे की तरफ पाया जाता है, उनका डिटोरिएशन का लो इतना स्लो होता है, इतना रेट स्लो होता है कि वो बहुत स्लो होते हैं और वो पता भी नहीं चलता। जैसे कभी आप देखे हो कि गोल्ड डिटोरिएट होकर खत्म होना? नहीं ना, एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं, ये था कोरोजन। नेक्स्ट एक और टॉपिक आता है इसी में, रस्टिंग। जब कोरोजन ही अगर सिर्फ और सिर्फ आयरन के बारे में बात करें तो उसी को रस्टिंग कहते हैं, यानी कि आयरन जब ऑक्सीजन और H2O के वेपर फॉर्म के प्रेजेंस में डिटोरिएशन शुरू हो, यानी कि उसमें जंग लग जाए, तो उसी को रस्टिंग बोलते हैं। यानी कि कोरोजन जो होगा वो ऑलवेज रस्टिंग नहीं हो सकता, लेकिन रस्टिंग ऑलवेज कोरोजन होगा। समझ रहे हो मेरे बात को? ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे क्लास 10th में, बिल्कुल। यानी कि कोरोजन ऑलवेज रस्टिंग होगा, ये इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन रस्टिंग ऑलवेज कोरोजन होने का इसकी गारंटी है, बिल्कुल। क्योंकि कोरोजन तो किसी मेटल में हो सकता है, लेकिन रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आयरन की बात किया जाएगा, उसी को रस्टिंग बोलते हैं। अब रस्टिंग होता क्या है? देखो, एक्चुअली जो हमारा फेरस है, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं ना मेरे लाल। चलो तो जो हमारा फेरस है, यहाँ पे देखोगे फेरस ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, बिल्कुल। फेरस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बना दिया, Fe2O3। ऐसा क्यों? एक्चुअली देखो, बैलेंसी एक्सचेंज होता है ना, तो ऑक्सीजन का बैलेंसी 2 और फेरस का बैलेंसी, देखो फेरस का बैलेंसी आपको पता है 3 होता है, ऑक्सीजन का बैलेंसी 2। एक्सचेंज हो गया तो इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, इसलिए ये फॉर्मूला हो गया। बैलेंसी एक्सचेंज हो जाता है ना। कंफ्यूजन कोई नहीं है? चलो ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर किए दिए हम। तो यही आपका जंग है। देखो ये क्या है? लोहा है ना, इस पे जंग लगा हुआ है। जंग क्या है? यही तो है। और ये धीरे धीरे डिटोरिएशन अंदर तक जाता है और खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसको रोकने का बहुत सारा उपचार है। जैसे किसी किसी मेटल को गैल्वेनाइज कर देते हैं, जैसे एल्युमिनियम है उसको गैल्वेनाइज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ले जाके उसका जो टॉप लेयर है उसको गैल्वेनाइज कर देते हैं, तो रेट स्लो हो जाता है, खराब जल्दी नहीं होता। साथ ही साथ आप देखोगे कि आजकल स्टील बनाते हैं। स्टील जो होता है, जो आपके घरों के रेलिंग में या किसी सीढ़ी पे लगा हुआ चमकता हुआ लोहा, वो तो स्टील है। उसको क्या करते हैं कि गर्म करके आयरन को पिघला देते हैं और उसमें
थोड़ा सा कार्बन मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा क्रोमियम मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा वेनेडियम मिक्स कर देते हैं। इससे होता क्या है कि जो अब स्टील बना उसमें जंग नहीं लगता, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, और बहुत ही स्ट्रांग भी हो जाता है। बहुत सारा आइडिया है। साथ ही साथ आजकल पेंट भी कर देते हैं। आप जो लोहे का ग्रिल लगा हुआ आपके घर में, उसको पेंट करके ज़्यादा दिन तक चला सकते हो, बिल्कुल। ये टॉपिक शुरू करने से पहले आइए हम क्या बोले थे, इस टॉपिक शुरू करने से पहले ही हमने आपको बोली थी कि हमारा सिर्फ इंडिया नहीं, इस वर्ल्ड का बहुत सारा डेवलपिंग कंट्री इस चीज़ से बहुत त्रस्त है। क्यों त्रस्त है, अभी अभी हम आपको बताते हैं। तो अभी अभी आप देख रहे हो कि इंडिया और पाकिस्तान में कुछ ही दिन पहले एक छोटा सा वार शुरू हुआ था। छोटा सा वार क्यों? क्योंकि छोटा सा कुत्ते के आकार का देश बड़ा वार कर तो सकता नहीं है। तो वार तो था नहीं, ये गीदर भभकी वाले ये लोग छुप के आए और कुछ लोगों को मार दिए, आपको पता है। लेकिन इंडिया ने उसका कैसा रिटेलिएट किया, पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया, और पूरे वर्ल्ड को रिक्वेस्ट करना पड़ा इंडिया को कि कृपया करके आपको वार बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को पता है कि इंडिया कितना बड़ा ताकत है और पाकिस्तान को सेकेंडों में निपटा सकता है। इसीलिए वर्ल्ड इंडिया को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप भी और पूरे वर्ल्ड रिक्वेस्ट किया, तो इंडिया ने वार में वॉकआउट किया। इसमें भी बहुत सारा अभी स्टोरीज हैं, जैसे कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि वो वार इसलिए रुका क्योंकि इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल से न्यूक्लियर पे कुछ ना कुछ पाकिस्तान में लीकेज आई है, न्यूक्लियर बम के पास, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इसलिए भी वॉकआउट हुआ। खैर ये तो आगे की बात है, देखेंगे हम लोग क्या होगा। तो हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी देश हैं इस दुनिया में, सब लोग मिसाइल बना के रखते हैं ना, बिल्कुल मिसाइल बना के रखते हैं। मिसाइल किस चीज़ से बनता है आपको पता है कि मिसाइल का जो टॉप लेयर है वो आयरन का ही बनता है, लोहे का। और अभी अभी हम लोग देख रहे हैं किस चीज़ का डर, कोरोजन, यानी कि रस्टिंग। अब जितना भी लोहा है मिसाइल बनेगा, आपको भी पता है कि फ्रीक्वेंट वार तो हो नहीं रहा है, और सारे के सारे देश टैंक मिसाइल्स बना के रखे हैं, तो टाइम के अनुसार उनका डिटोरिएशन होगा ना मेरे लाल, बिल्कुल होगा। कोरोजन भी होगा, रस्टिंग भी होगा, कितना भी पेंट कर लो एक टाइम के बाद वो डिटोरिएट होगा ही होगा। तो ये चीज़ है, एक मिसाइल बनाने में बहुत ज़्यादा का खर्च आता है किसी देश का पूरा इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा परसेंट जो है हथियार बनाने में ही खर्च कर दिया जाता है या खरीदने में। और ये जो टाइम के अनुसार 20 साल बाद या 50 साल बाद युद्ध तो हो नहीं रहा है, खत्म होता है, खराब होता है। इस चीज़ से निपटारा पाने के लिए अब नए टेक्नोलॉजीज के साथ जो भी मिसाइल बना रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, वो कोशिश कर रहे हैं कि प्लैटिनम से बनाएं। अगर प्लैटिनम यूज करके कोई मिसाइल बनाई जाएगी तो इससे होता क्या है मेरे बच्चे, प्लैटिनम यूज करके बनाया गया मिसाइल बिल्कुल जंग नहीं लगता, क्योंकि आप एक्टिविटी सीरीज में चेक करने जाओगे तो सबसे लास्ट में मिलेगा आपको प्लैटिनम। प्लैटिनम बहुत ही ज़्यादा जंगरोधी है, क्या मेटल जिसमें जंग ही नहीं लगता। हाँ थोड़ा महंगा तो है, लेकिन आपको भी पता है कि देश के लिए तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारा पूरा का पूरा इंडिया यूनाइट है ना, वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, सब लोग यूनाइट होकर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। इस बात का सबसे बड़ा हमें खुशी है कि बहुत सारे लोग यूनाइट भी हैं और बहुत सारे लोग देशद्रोही भी हैं अभी भी हमारे देश में, जो हमारे पास्ट से भी आ रहे हैं और अभी भी हैं। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि उन देशद्रोहियों को बायकॉट करें। चलो तो आगे पढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। यहाँ आप लोगों का कोरोजन यानी कि रस्टिंग खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आप देखने चलोगे तो क्या है बच्चे, रैंसिडिटी। ये हमारा सबसे आखिरी टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है मेरे लाल, रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी होता क्या है ये थोड़ा सा पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे अच्छे से। तो रैंसिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच fats and oil spoil, often leading to the unpleasant smell and taste. It happens when fat react with oxygen, oxidation, rancidity or moisture and microorganism, hydrolytic rancidity. चलो तो इसको हम अच्छे से समझाएंगे, ये तो डेफिनेशन है, हम आपको बढ़िया समझाते हैं। देखना एक बात समझो, जब भी आप देखोगे कि गर्मी के दिन में क्या होगा, कि आपको वेपर का कंसेप्ट पता है ना, वेपर क्या होता है, नहीं पता, समझाते हैं हम आपको। गर्मी के दिन में जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपोराइजेशन भी ज़्यादा होगा। वेपोराइजेशन का मतलब कि वाटर पार्टिकल्स वेपर बन के हवाओं में बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और आपको एक बात बता दें कि देखोगे जब बरसात का दिन आने वाला रहेगा तो लोगों का तबीयत ज़्यादा खराब होता है, बहुत ज़्यादा। चलो इस चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए हम आपको लेके चलते हैं अफ्रीका।
अफ्रीका का नाम सुने हो? अफ्रीका जो है वो कंप्लीट इक्वेटर का देश है, यानी कि अफ्रीका का बहुत सारा पार्ट एकदम कंप्लीट इक्वेटर पे है। हमारा जो ग्लोब है उसके इक्वेटर पे है। इक्वेटर पे होने का क्या मतलब है कि पूरा का पूरा सनलाइट डायरेक्टली साल में हर एक टाइम वहां पे पड़ता है, यानी कि गर्मी इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा, और गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ेगा तो वहां पे हवाओं में वेपर सबसे ज़्यादा होगा, और वेपर सबसे ज़्यादा हवाओं में होगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा पनपते हैं हवाओं में, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा पनपेंगे तो बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलेंगी, और बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलेंगी तो इसीलिए अफ्रीका जो है वो बीमारियों का, हर एक बीमारियों का, हर एक डिजीज का जन्मदाता होता है। आप कोई भी बीमारी का नाम रखो, मैं यही बोलूंगा कि उसको पैदा करने वाला कौन है? बिल्कुल अफ्रीका ही है। कुछ एक आध को छोड़ दो, जैसे कोरोना वायरस चाइना ने की, छोड़ो उसको, और आप नाम रखते जाओ। आप बोलोगे चिकनगुनिया, वहीं से आया है, बिल्कुल एड्स वहीं से आया। जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, या फिर डेंगू ही क्यों ना हो, सब का सब कहाँ पैदा लिया? अफ्रीका में, और पूरे वर्ल्ड में फैल गया। रीजन, वेपर का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होना, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा होना। चलो ये तो बात आप समझ गए। अभी आ जाओ अपने देश में, बहुत घूम लिए अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका आप बड़े होकर घूमना, इंजीनियर डॉक्टर बन के घूमना तो ज़्यादा मजा आएगा। चलो तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अपने देश में आओ, अभी गर्मी का दिन है, सुबह में मम्मी आपकी दाल बनाएंगी, और शाम में आप अगर स्कूल से आके थोड़ा सा भी आपने लेट की और फ्रिज में बिना रखे खाए तो वो खट्टा होता है। क्यों खट्टा होता है? अभी बताते हैं क्यों खट्टा होता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा H2O पार्टिकल, अभी अभी बता रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो आपका जो फूड था उसमें ऑयल है, फैट्स है, ये रिएक्ट कर जाएंगे उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ऑक्सीजन से, और उसको रैंसिडिटी कहते हैं, और आपका फूड खराब हो जाएगा, जो अनप्लीजेंट स्मेल देगा। और आपका फूड आइटम्स कोई भी होगा जो आप ठंडी के दिन में यही जब रखोगे तो नहीं खराब होता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में, एटमॉस्फेयर में कम अमाउंट में H2O पार्टिकल होता है ना, बिल्कुल सही समझ रहे हो। इसीलिए ठंडी के दिन में आपका स्किन भी सूखा सूखा होता है, ऐसे उंगली खींचो व्हाइट कलर का पैच बनता है ना, यही रीज़न है। और गर्मी के दिन में अभी देखो इतना ज़्यादा वेपर क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में कि आप एक ठंडा पानी बोतल में रखो, बोतल के चारों तरफ पानी पानी ही दिखेगा आपको, जो कि आप बोतल खोले नहीं हो। मेरे बातों को समझ रहे हो आप? बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। तो इसी को रैंसिडिटी बोलते हैं, यानी कि जब भी फैट या ऑयल रिएक्ट कर जाए ऑक्सीजन से और एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसको डिटोरिएट यानी कि खराब कर देते हैं, और उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है, और आप खाओगे तो इसमें इतना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि आपका तबीयत खराब और बहुत खराब और बहुत खराब करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। इसलिए बी केयरफुल इन समर सीजन, और या तो फ्रिज का इस्तेमाल करो या फिर ताज़ा फूड खाओ, और हेल्थ को बचा के रखो, क्योंकि आपका हेल्थ ही आपकी सबसे बड़ी कुंजी है। चलो तो ये था हमारा टॉपिक जो क्लास 10th का था, कौन सा? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। आज हमारा टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है, बचा एनसीईआरटी का क्वेश्चंस और क्लास 10th में आया हुआ क्वेश्चन, उसे हम एक और टॉपिक्स के साथ, एक और क्लास के साथ खत्म करके आप लोगों के लिए डालेंगे। तो आपका छोटा सा काम होगा, अभी आगे के सारे चैप्टर्स क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट डाली जाएगी। आपको अपने उंगली को छोटा सा कष्ट देना है। क्या करना है मेरे लाल? इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ये आपका फर्ज है, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो मोटिवेट होंगे हम, और हम मोटिवेट हुए तो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ऐसे ही लाते रहेंगे। तो मैं बस यही बोलूँगा कि अपने देश और अपने स्टेट को हरदम याद रखो, भूलो नहीं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना है। ज़िंदगी में तरक्की करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही देश के लिए भी करना ज़रूरी है। चलो तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।